अस्सलाम वालेकुम। अमेरिका ने भारत के ऊपर 25% टैरिफ आयद कर दिया है। अमेरिका और भारत का जो बायलैटरल ट्रेड का मजमूई हुजम है कोई 130 अरब डॉलर सालाना के करीब है, जिसमें 50 अरब डॉलर एनुअली इंडिया कमाता है अमेरिका से, उसकी फेवर में ट्रेड बैलेंस। और इसके ऊपर ट्रंप जैसे बहुत सारे दीगर मुल्कों पे खफा थे। इंडिया का वो नाम ले लेकर कहते हैं कि यहाँ टैरिफ और बहुत ज़्यादा नॉन टैरिफ बैरियर्स भी हैं एंड दे हैव टू पे। अभी भी उन्होंने आज भी जो अनाउंसमेंट किया उसके अंदर ट्रंप ने दोबारा बोला कि इस टैरिफ के साथ साथ 25% जिसका 1 अगस्त से इतलाक होगा, इनके ऊपर पेनल्टीज़ भी होंगी। पेनल्टीज़ की उन्होंने वजाहत नहीं की, लेकिन अपना शिकवा और गिला वो उन्होंने डाल दिया कि हमारे साथ दोस्ती भी रखी हुई है, लेकिन रूस से ये एनर्जी बहुत खरीदता है, तेल खरीदता रहे तमाम पाबंदियों के बावजूद इंडिया रूस से, और उसको लेकर यूरोप के बाद मुल्कों को बेचते भी रहे हैं, तो उसके अंदर वो पैसे कमाते रहे। असले के भी बड़े बड़े ऑर्डर जो हैं वो रूस से लेते हैं, रवायती तौर पर वो लेते ही रूस से थे। पिछले 20-25 सालों में उन्होंने अमेरिका के साथ भी ताल्लुकात बढ़ाए हैं, लेकिन अब मुकाबला हो रहा था, एक तरफ वो F-35 आ रही थी डील, दूसरी तरफ आ रहा था SU-57, तो टिल्ट नज़र आता है SU-57 की तरफ, तो मल्टी बिलियन डॉलर डील है, कभी भी ट्रंप उसके ऊपर खुश नहीं होगा। इसी तरीके से अगर बोइंग या एयरबस के दरमियान कभी भी मुकाबला होगा तो ट्रंप कभी अलाउ नहीं करेगा कि वो एयरबस की तरफ जाएँ और बोइंग को छोड़ दें। तो ये वो मुकाबले का रुझान है जो ट्रंप दुनिया के सारे मुल्कों, इवन यूरोपियन यूनियन के साथ भी उसने टैरिफ आयद करके, दबा के, बाजू मरोड़ के, लेकिन एक एग्रीमेंट कर दिया। इंडिया के साथ भी उसका एग्रीमेंट हो जाएगा आइंदा आने वाले हफ्तों और महीनों में, लेकिन जो दावे और नारे मोदी ने पार्लियामेंट के अंदर मारने की कोशिश की, शायद उसको शटअप कॉल इससे बेहतर तरीके से ट्रंप दे नहीं सकता था। कल वो कह रहे थे कि मैंने घंटा फ़ोन आता रहा, मैंने कॉल नहीं सुनी, मैं मीटिंग कर रहा था। तो आज ट्रंप ने दोबारा कहा कि नहीं, मैंने जंग बंद करवाई और साथ 25% टैरिफ भी आयद कर दिया। तो शायद मेरे ख्याल में मोदी के लिए सियासी तौर पर इससे बड़ी सियासी हजीमत हो नहीं सकती, और राहुल गांधी उसका भरपूर फ़ायदा उठा रहे हैं, कांग्रेस पूरी फ़ायदा उठा रही है। बीजेपी ने आज एक पूरा गाना बना के जारी कर दिया, उन्होंने वो एक कोई इंडियन सॉन्ग के ऊपर एक तरफ पाकिस्तान के मिलिट्री जो चीफ़ हैं उनकी तरफ तस्वीर लगाई हुई है, और दूसरी तरफ जो अपोजिशन लीडर्स हैं इंडिया के, जिसमें राहुल भी हैं और बाकी लोग जो मोदी पे तनकीद कर रहे थे, उनकी तस्वीरें डाली हैं और एक पूरा गाना बना के जारी कर दिया। पाकिस्तानी स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स जो है पूरा वो वहाँ नज़र आ रहा है। जो कांग्रेस पार्टी है, कांग्रेस पार्टी ने मोदी को भागते हुए उसकी तस्वीरें छाप दी हैं कि पीछे से ट्रंप ने आवाज़ लगाई और मोदी ने दौड़ लगा दी है। आपको जो इंडियन पार्लियामेंट के अंदर गुज़श्ता रोज़ हुआ उसकी थोड़ी सी एक झलक दिखाऊंगा। बीबीसी ने बाकायदा उसको रिपोर्ट किया कि जब राहुल गांधी ने उसको क्वेश्चन किया कि तुम बोलो कि ट्रंप झूठा है अगर तुम ये कह रहे हो, मोदी का नाम लेकर उसने बोला कि अगर ट्रंप की कॉल आई नहीं थी, ये कह जो रहे हैं आप सारे लोग ट्रंप का नाम दिए बगैर, तो बोलो कि ट्रंप ने झूठ बोला। तो मोदी को पानी के गिलास को 2-3 दफ़ा वहाँ चढ़ाने पड़े, और बीबीसी ने रिपोर्ट किया कि मोदी इतना अंडर प्रेशर था कि उसको पानी पीना पड़ा बार बार अपोजिशन पार्टीज़ का मुकाबला करते हुए। अब ये हालत तो आपने मोदी की देख ली, लेकिन रिकॉर्ड की बात यह है कि वहाँ से वाइस प्रेसिडेंट जो थे वो इंडिया के विज़िट पे भी आए हुए थे, और जब पाकिस्तान ने जवाबी कार्रवाई की तो उस वक्त भी उन्होंने मोदी को कॉल करके कहा कि पाकिस्तान बहुत बड़े हमले की तैयारी कर रहा है, तो आपको रुकना पड़ेगा, पीछे हटना पड़ेगा और सीज़ फायर की तरफ जाना पड़ेगा। मोदी को ये कॉल की गई और जयशंकर उसकी तस्दीक कर चुके हैं। ये यूएस प्रेसिडेंट ट्रंप का पैगाम था जो वाइस प्रेसिडेंट वैंस ने मोदी को कन्वे किया, और ये रिकॉर्ड के ऊपर है, इसकी कोई डिनाइल नहीं है। खुद जयशंकर उसकी तस्दीक कर चुके हैं। लेकिन मोदी ने कल क्या कहा और आज ट्रंप ने उसका फिर से एक दफ़ा जवाब वही दिया। सुन लीजिए, आप भी देख लीजिए। अब इस सारे मुबासे के दरमियान जो इंडियन अपोजिशन है उसके हाथ में एक ऐसा हथियार आ गया है कि मोदी एक टाइट कॉर्नर में, वो भाग नहीं सकता। पाकिस्तान के ऊपर हमला इसलिए किया था कि सियासी अपनी फतह का ऐलान करेगा, बिहार के इलेक्शन जीतेगा, कंसोलिडेट करेगा अपनी पोजीशन ओवरऑल इंडियन पॉलिटिक्स के अंदर, क्योंकि पिछले इलेक्शंस के अंदर बीजेपी गिर गई है बहुत ज़्यादा नीचे। वो जो चमकता और उभरता हुआ इंडिया पूरी दुनिया को दिखाने की कोशिश कर रहे थे, इंडियन वोटर्स ने उसको रिजेक्ट कर दिया। तो मोदी इन सीरियस ट्रबल, और उसको बच निकलने के लिए जो हरबा अपनाया था कि पाकिस्तान पे अटैक करेंगे, इंडिया के अंदर ये चीज़ बहुत पॉपुलर है, और वहाँ मिसाइल गिराएंगे और हम फतह के झंडे गाड़ेंगे कि हम गए थे और हमने वो मरकज़ तबाह कर दिया जैश का और लश्कर का। लेकिन अपने 6 जहाज़ गवा के आ गए हैं और उसके बाद उसकी जस्टिफिकेशन नहीं दी जा रही। पूरी पार्लियामान ने उनसे 101 बार दोहरा के पूछा कि बताओ हमारे कितने जहाज़ गिरे, तो वो कहते हैं नेशनल सिक्योरिटी का मामला है, इसके ऊपर सवाल ना करो। कहते हैं सीज़ फायर हमने नहीं की, पाकिस्तान ने दरख्वास्त की। वो ट्रंप रोज़ कहता है कि मेरे कहे के ऊपर इन्होंने सीज़ फायर की, मैंने बोल दिया था नहीं तो ट्रेड नहीं होगी, और आज 25% टैरिफ भी आयद कर दिया, एक फर्दर पनिशमेंट मिल गई।
जिसके लिए बड़ी दोस्ती और दावे किए थे, उसी ने आज सज़ा का आगाज़ कर दिया। तो ये एक रीबैलेंस है जो अमेरिका इस रीजन के अंदर कर रहा है। अल्टीमेटली क्या होगा इंडिया के साथ और हमारे साथ, वो आज कहना मुश्किल है, लेकिन एक 25 साल पहले जो एक स्ट्रेटिजिक रीअलाइनमेंट इस रीजन के अंदर की थी अमेरिका ने, उसके अंदर आज एक मेजर शिफ्ट आ गई है, एक दरार आ गई है। और शायद आइंदा आने वाले दिनें हम वाज़े करें कि किस तरफ पाकिस्तान और अमेरिका के और इंडिया और अमेरिका के ताल्लुकात का रुख होगा। ये हमें चंद हफ्ते इंतज़ार करना पड़ेगा। जो आज हमारे साथ प्रोग्राम शहरियार खान अफरीदी हैं, रहनुमाए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, तनवीर अहमद साहब हैं, मारूफ बिजनेसमैन हैं और टेक्सास से पाकिस्तान आते हैं और पाकिस्तानी बाज़ पॉलिटिकल मामलात में भी सुलह जोई के लिए रोल अदा करते हैं और नस्ट यूनिवर्सिटी के लिए भी बड़ी डोनेशन इन्होंने दी हुई है। आपका तनवीर साहब शुक्रिया और अफरीदी साहब आपका बहुत शुक्रिया। डॉक्टर मुसद्दिक मलिक साहब वफाकी वज़ीर मौसमियाती तब्दीली भी हमारे साथ हैं। डॉक्टर मुसद्दिक साहब आपको भी खुश आमदीद कहूँगा प्रोग्राम में। सर, इस इलाके का मौसम तब्दील हो रहा है, अमेरिका जो है वो जफ्फियाँ डालता रहा 25 साल भारत के साथ। क्लिंटन के विज़िट से ये काम शुरू हुआ था और अभी ट्रंप कहता है आई लव पाकिस्तान। तो ये एक मौसम की ऐसी तब्दीली है कि बाज़ औक़ात परेशानी भी होती है, लेकिन आज तो 25% उन्होंने टैरिफ भी आयद कर दिया इंडिया के ऊपर। गोइंग फॉरवर्ड आपको क्या नज़र आता है? देखिए, मुझे तो मैंने जैसे पहले भी कहा कि बड़ी खुशाइन चीज़ें नज़र आ रही हैं और इसकी इब्तिदा जो है वो हमारी अस्करी कामयाबी से हुआ है। ये हमारी जो डिप्लोमेटिक कामयाबी है ये भी अस्करी कामयाबी की बैक के ऊपर आई है। अगर हम ये जंग बराबर में छूट गए होते और फिर हम अमन की बात कर रहे होते तो फिर बिल्कुल हमारी पोजीशन अक्सर मुख्तलिफ होती। और आपने ये देखा कि इससे पहले जितनी मरतबा भी हमारा तनाज़ा हुआ है भारत के साथ, आपने देखा कि आधी से ज़्यादा दुनिया जो है वो हमेशा उनके साथ जाके खड़ी हो गई। इस मरतबा किसी एक मुल्क से आपने आवाज़ सुनी है? तकरीबन हर जगह पे यही एक पैगाम गया है कि जब उन्होंने ये पहलगाम का वो जो भी, मैं अब क्या कहूँ, था तो अफसोसनाक वाक़या, लेकिन जब वो वाक़या हुआ तो पाकिस्तान ने उनको कहा कि भाई हम आप ऐसा कीजिए, सबूत दे देते हैं या आप हमें सबूत दे दें और हम उसके ऊपर तहकीक कर लेते हैं। उन्होंने कहा नहीं, हम तो जंग करेंगे। तो पाकिस्तान ने कहा नहीं, छोड़िए जंग वंग क्या करेंगे, आप ऐसा कीजिए कि आप किसी इंटरनेशनल इदारे को वो तमाम सबूत और शवाहिद दे दें ताकि पता तो चले कि आप पाकिस्तान का नाम क्यों बिला वजह ले रहे हैं। उन्होंने कहा नहीं, हम जंग करेंगे। हमने कहा अच्छा चला ऐसे कीजिए कि आप किसी दोस्त ममालिक जिन पे आपको एतमाद है उनको शवाहिद दे दें जिन पे हम पे भी एतमाद है। आप एक बड़ी इक्तसादी ताकत अपने आप को समझते हैं, लेकिन हमारे भी बहुत से ममालिक से बड़े अच्छे बरादराना ताल्लुकात हैं, तो उनको एक जगह पे सबूत हमें मिल जाए ताकि हमें बताएं कि आप ये इल्ज़ाम तराशी कर रहे हैं, इसके पीछे क्या है। उन्होंने कहा हम जंग करेंगे। तो फिर हमने कहा कर लें आप जंग। तो जब जंग कर ली और इतनी मार खाई, और वो जो कहा करते थे कि अगर आपको याद होगा इससे पहले भी एक दफ़ा इनके जहाज़ गिर गए थे, फिर इनके एक वो मूँछों वाले पायलट थे जो हमने वापस किए, तो वो अभिनंदन भी आपको याद होगा, मोदी साहब ने कहा जी अभिनंदन साहब। तो फिर उस वक्त भी इन्होंने कहा कि अगर कहीं हमारे पास राफेल होते, तो इस दफ़ा तो चिड़ियों की तरह राफेल गिरा भाई। ऐसे लगता था कि पाकिस्तान के लोग एयरगन बच्चे लेके बैठे हुए हैं और चिड़ियाँ गिरा रहे हैं। तो ना आपका राफेल रहा, ना आपकी कोई इज्जत रही। आपने एक वो स्मोक एंड मिरर का एक हंगामा खड़ा किया हुआ था कि हम दुनिया की 5 गुना बड़ी फ़ौजी ताकत हैं और 8 गुना ज़्यादा पैसे खर्चते हैं। तो ना आपके पैसे किसी काम आए, ना आपकी फ़ौज किसी काम आई, ना आपके राफेल किसी काम आए, ना आपके S-400 किसी काम आए। आपने कहा कि पाकिस्तान से परिंदा पर नहीं मार सकता। 4-4, 6-6 घंटे हमारे ड्रोन जो हैं आपके छतों के ऊपर उड़ते रहे, जहां हमने चाहा मिसाइल दागा। तो पहले ही हमारी बात सुन लेते, हम तो शुरू ही अमन से हुए थे। आपने कहा ना जंग, तो जंग करने के बाद भी फिर आखिर में आपको बात माननी पड़ी अमेरिका की और अमन की तरफ ही आप आए, और वो भी इस वजह से कि जहाज़ आपके गिर रहे थे। लेकिन हमने पहले भी अमन कहा, हमने जंग भी जीती और उसके बाद में भी अमन कहा, और यही जो है मैं समझता हूँ हमारी कामयाबी है डिप्लोमेटिक। और यही वो चीज़ है जिसको पूरी दुनिया सेलिब्रेट कर रही है। यही वो बात है जिसको प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स भी सेलिब्रेट कर रहे हैं कि देखें, वी आर नॉट कमिंग फ्रॉम
पोजीशन ऑफ वीकनेस और एरोगेंस, वी आर कमिंग फ्रॉम अ पोजीशन ऑफ कॉन्फिडेंस। हमें मालूम है कि हमने जंग में इन्हें मात दी, हमें मालूम है कि ये जो कहते थे हमें कि रिवायती जंग में आपको नहीं, आप खड़े नहीं हो पाएंगे, तो वो आपने रिवायती जंग का नतीजा देख लिया। इस वजह से वी कमिंग, अल्लाह के पहले तो शुक्रगुजार हैं बहुत ज़्यादा, उसके बाद ये जो कॉन्फिडेंस है, जो ह्यूमिलिटी है, और इसके साथ जो मजबूती है, और फिर भी जो अमन का पैगाम है, ये पूरी दुनिया में रेजोनेट कर रहा है, और यही हमारी डिप्लोमेटिक। शहरयार अफरीदी साहब से भी पूछते हैं। शहरयार अफरीदी साहब, जो कुछ हुआ अब 6 मई से लेकर अब तक, वो अल्लाह ने पाकिस्तान का सर फ़ख्र से दुनिया में बुलंद किया, तो सबसे बड़ा तो शुक्र उसी अल्लाह का ही अदा करना चाहिए। लेकिन जहां आज खड़े हैं, आइंदा की राह क्या है, ये कुछ वाज़ेह होता है कि अमेरिका से हमारी कोई दोबारा दोस्ती होने लगी है, कोई उसके रीजनल ऐसे फॉरेन पॉलिसी गोल्स हैं जिसकी वजह से हमें जप्फी डाल रहा है, क्योंकि माजी हमारा कुछ ऐसा ही। आपका तज्जिया क्या कहता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले आपका शुक्रिया, तमाम तारीफ़ रब की और अरबहा दरूद इमामुल अंबिया ख़ातिमुन नबीन हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो अभी आपने कही और मुसद्दिक़ भाई ने एंड पे कही, अल्लाह का जितना शुक्र अदा करें उतना कम है। ग्लोबल परसेप्शन जो हिंदुस्तान का जो एक मिथ था, वो चकनाचूर हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। उन्होंने जिस तरीके से दुनिया को धोखे में रखा, झूठ पे झूठ बोलते रहे, हर वो काम किया जो कि किसी भी रियासत के लिए उनकी बुनियादी और इंसानी हकूक़ की पामाली का ज़रिया बनता है, वो हिंदुस्तान ने किया। वीज़ावी माइनॉरिटीज़ रीजनल लेवल पे, ग्लोबल लेवल पे झूठ बोला, गलत हर जगह इंटरफेयर किया, टारगेट किलिंग की, कनाडा, पाकिस्तान, हर तरफ गए अपने मफादात को। फिर उसने वो जो हिंदुस्तान का जो परसेप्शन बनाई गई थी, राइजिंग एंड शाइनिंग एंड इनक्रेडिबल इंडिया, वो अल्हम्दुलिल्लाह 10 मई को अल्लाह ने उसको नेस्तो नाबूद कर दिया। लेकिन अब हमने शुक्र करने के बाद अपने घर को ठीक करना है, नंबर वन। नंबर 2, हमने किसी भी ऐसी बात में नहीं आना कि फ़लाना हमारी मदद के लिए आएगा, ये हो गया वो होगा। हमारी मदद सिर्फ अल्लाह करेगा। हमने सबके साथ ताल्लुकात अच्छे रखने, किसी साथ में बड़ी बेड़े का इंतजार नहीं करना। नहीं, हमने सेल्फ रिलायंस, इकोनॉमिकली डिपेंडेंट, कैन नॉट बी पॉलिटिकली इंडिपेंडेंट। हमने मुआशी तौर पे, मुआशरती तौर पे, पार्लिमान के अंदर तमाम स्टेक होल्डर्स को, पाकिस्तान की तमाम इकाइयों को, पाकिस्तान के बासियों को ओनरशिप देनी है। वो लोग जो इसी तरह एक 9 मई भी हुआ था और एक 9 मई में डिजिटल दहशतगर्द कहा गया था, वो जवान खड़े हुए, सब एक कौम, और 8/10 के डेथ सेल से भी मैसेज हिंदुस्तान के खिलाफ, इजराइल के खिलाफ, इन फेवर ऑफ ईरान। सिर्फ आपको मैसेज ये है पूरी कौम को और पाकिस्तान की की डिसीजन मेकर्स को कि खुदारा एवरीथिंग स्टार्ट एंड एंड्स एट अस। पाकिस्तान से हर चीज़ शुरू होकर पाकिस्तान पे ख़त्म होगी। हमने पाकिस्तान के अंदर यकजहती, इत्तेफाक, इत्तेहाद, इसको प्रमोट करना है। और एक और चीज़, अगर कोई इस चक्कर में है कि राहुल गांधी कांग्रेस क्या कह रही है, बीजेपी क्या कह रही है, वो अजली हमारे दुश्मन है। उनकी ऑपोजिशन क्या कहती है, उनकी ट्रेजरी बेंचेस क्या कहते हैं, इस पर हमने फोकस नहीं करना। हमने इस चीज़ पे फोकस करना है कि हमारे जो मफादात हैं, हमारे जो नेशनल इंटरेस्ट है, इसको हमने कैसे प्रमोट करना है, इनको कैसे अचीव करना है। 1 दूसरी मोस्ट इंपॉर्टेंट बात इस टाइम पे जो सबके लिए इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि मोदी बीजेपी अपनी क्रेडिबिलिटी को रिस्टोर करने के लिए, मेरे मुंह में खुदा ना खास्ता कोई हरकत करेगा, बिल्कुल करेगा, उसके लिए करेगा। इस मुल्क के अंदर पाकिस्तान की सबसे बड़ी पार्टी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, चाहे डिसएग्री करे कोई, कुछ करे, एंगेज करें। कोई आपसे एनआरओ नहीं मांग रहा, कोई आपसे कोई और अनड्यू फेवर नहीं मांग रहा। खुदा का वास्ता है, जितने पाकिस्तानी अफवाज पाकिस्तान के हैं, जितने पाकिस्तानी इस वक्त जो इक्तदार में हैं, चाहे वो सूबों में चाहे वफाक में, इतने ही पाकिस्तानी बलोच हैं, इतने ही पाकिस्तानी कबाइल हैं, इतने ही पाकिस्तान के तमाम फेडरेटेड यूनिट्स के पाकिस्तानी हैं। एंगेज करें, उनसे बात करें, बिकॉज पाकिस्तान जब मुत्तहिद होगा, मैं आपको बताऊं, मेरे बच्चे मुतनफर हो गए थे 10 मई से पहले। खुदा की कसम, एक नई स्पिरिट, एक नई रूप उनकी अल्लाह ने। मैं उनकी डिसीजन मेकर से कह रहा हूं कि इस मुल्क पर और अपने आने वाली नस्लों पर रहम करें, और उसके लिए बेहतरीन तरीका, जब आप घर से मजबूत होंगे ना,
जब ये यूनाइटेड होगा, यू कैन टेक एनिमी हेड ऑन। जब ये उंगली अलग अलग होंगी ना, तो अपना नुकसान होगा। खुदा के लिए इसको समझने की जरूरत है, और इसमें कोई कमजोरी नहीं है। बड़े लोग वो होते हैं जो दिल बड़ा रखते हैं, और बड़े लोग वो होते हैं जो बात करते हैं। और ये भी नहीं, गारंटर्स भी ना ढूंढें। आई हैव द मॉरल करेज, बात करें, उससे बात करें जो मैटर करता है, और जिसका नाम इमरान खान है। तनवीर साहब, आपने बहुत से, शायद पाकिस्तान के अवाम को हमने पहले भी जिक्र किया, लेकिन आज इस प्रोग्राम में आप मेरे पास स्टूडियो में बैठे हैं तो ज़्यादा इस पे बात करते हैं। आपने काफ़ी रोल प्ले किया इसमें, जो एक ट्रस्ट डेफिसिट था इस्टेब्लिशमेंट और पीटीआई के माबैन, गो बिटवीन भी किया, कोशिश भी की कि लोग इकट्ठे हो जाए। कहाँ तक कामयाबी हुई और कहाँ जाके नाकामी होती है, रुक कहाँ जाता है मामला? इनकी बात से मुझे एज ए मैटर ऑफ प्रिंसिपल इतफाक़ है कि पीटीआई को स्टीम रोल करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, इनको मेन स्ट्रीम वापस करना चाहिए। जो गिले शिकवे में बैठे हैं दूर कर लें। लेकिन आपकी जो कोशिशें अभी तक रही, यू आर आई थिंक फॉर लास्ट 10-12 मंथ्स इस इशू के ऊपर काम कर रहे हैं। मोर देन दैट। तो आउटकम, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू फॉर हैविंग मी हियर नदीम भाई। देखें, जो मुसद्दिक भाई ने भी बात की और शहरयार भाई ने भी जो बात की ना, हमें एक यूनाइटेड होना चाहिए। अगर आपको याद हो तो जब 10 मई के बाद मोदी की ना एक बड़ी स्टेटमेंट आई थी कि मेरे पास गोली है और रोटी है, वो इशारा किसकी तरफ था? जो हमारी यूथ डिवाइडेड है। तो शहरयार भाई की ना बात से मैं इत्तेफाक करता हूँ कि हमें इकट्ठा होने की ज़रूरत है। ना सिर्फ हमें इस मुल्क में इकट्ठा होने की ज़रूरत है, हमारा जो डायस्पोरा है ना, उसको भी इकट्ठा होना ज़रूरी है। मैं एक चीज़ आपसे ना शेयर करना चाहूँगा, जो कि हमारा जो डायस्पोरा है ना, इतना डिवाइडेड हो चुका है। मैं हमेशा एक चीज़ कहता हूँ कि पाकिस्तान कम्स फर्स्ट, ठीक है ना? चाहे वो हमारी अस्करी क़यादत है, चाहे वो एक बड़ी पॉलिटिकल पार्टी है, वो पाकिस्तान है तो वो सब कुछ है। अगर पाकिस्तान नहीं है तो हम कुछ भी नहीं है। तो दिस इज समथिंग वी ऑल शुड एग्री ऑन, दैट पाकिस्तान कम्स फर्स्ट। 1992 में, और थोड़ा सा पीछे लेके जाता हूं ताकि आपको सारी चीज़ों का पता चले, एक अमेंडमेंट हुई थी, पेसलर एग्रीमेंट अमेंडमेंट हुई थी, जिसमें पाकिस्तान आर्मी को जितने भी जो इनकी ट्रेनिंग थी या इनको जो कि स्पेयर पार्ट्स देने थे, उसमें F-16 के जो अपडेट्स थी वो भी रोक दी गई थी। आज आप जाते हो, क्या होता है? वही अमेंडमेंट लेके आपके पास खड़े हो जाते हैं कि जी ये तो हमारा लॉ पास कर चुका है, हम आपकी क्यों मदद करें। पिछले 2-3 सालों में क्या हुआ है? थोड़ी सी बात होती है, हम जी 3-4 कांग्रेसमैनों को या सेनेटर्स को मिला के उनको साथ ले आते हैं और उनको कहते हैं कि जी ये अमेंडमेंट कर दो, ये एक नया बिल पास कर दो। हैव यू एवर रियलाइज व्हाट वुड बी द इम्प्लीकेशंस फॉर आवर जनरेशंस टू कम? हैव यू थॉट ऑफ द डैमेजेस दैट वी आर डूइंग ओवर देयर? कभी हमने ये सोचने की कोशिश भी की है? अगर नहीं किया, खुदारा वो 1992 की अमेंडमेंट देख लो। हमें सिर्फ ये है कि हमें जो एक आईना दिखाया जा रहा है वो बड़ा गलत दिखाया जा रहा है। मेरी जो आपने बात की है कि जी थोड़ा सा मैंने जो भी रोल प्ले किया है इसमें, मुझे एक ही चीज़ समझ आई है, सारे मुहिब्बुल वतन है, बट अनफॉर्चुनेटली थोड़ी सी जो पिक्चर है ना, वो एक डिफरेंट दिखाई जा रही है। अगर हम ये सोचना शुरू कर देंगे ना, जैसे कि मैं बार बार कह रहा हूँ कि पाकिस्तान कम्स फर्स्ट, ट्रस्ट मी वी विल नॉट हैव दिस इश्यूज। अभी एक नई अमेंडमेंट लेके हम खड़े हैं, क्या हम ये सोच रहे हैं कि इसकी इम्प्लीकेशंस क्या होंगी पाकिस्तान के लिए? क्या हम ये कोशिश भी कर रहे हैं कि यार हमने अगर पाकिस्तान को लेके आगे चलना है, अल्लाह ताला ने हम पे इतना करम किया, इतना हम खुदा की ज़ात का शुक्र नहीं कर सकते कि जो 10 मई को हुआ है वो किस तरीके से अल्लाह ताला ने हमें कामयाबी दी है। मैं एक ब्रेक ले लूं, लेकिन एक जवाब अभी आपने दिया नहीं है कि जब आप कोशिश करते हैं कि कोई ऐसा पॉलिटिकल अंडरस्टैंडिंग हो जाए जिसमें ये तनाव में कमी आ जाए और कुछ जो है उसमें कमी आ जाए, इमरान खान के लिए भी रास्ता निकल आए, फेस सेविंग सारों को मिल जाए, तो वो मामला टूटता कहाँ पे जाके? ब्रेक के वापसी पे पूछूंगा। ब्रेक ले लें, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। तनवीर साहब, आज आपने पाकिस्तानी कौम को कुछ हकायक से आगाह करना है। इमरान खान के बाहर निकलने में सबसे बड़ी रुकावट डालने वाले कौन है? हमारे कुछ अपने ही हैं। हमें कौन? अपने से मुराद कौन है?
मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता, आप खुद समझदार हैं। कौन खान साहब को मिलने जाता है? कौन जाते हैं? गिने चुने नाम है, आप सब जानते हैं, पूरा मुल्क जानता है। कोई भी अगर रेकन्सिलिएशन की तरफ अगर बात जाती है, कोई बात ख़त्म होने लगती है, कौन जाते हैं उधर? तो जो मिलने जाते हैं वो रुकावट डालते हैं। हो सकता है एक सेंसिबल हम बात करते हैं। अगर एक बात जो है ना वो ख़त्म होने जा रही है, उसके बाद कोई आदमी जाता है उसको रैप अप करने के लिए, वो क्यों नहीं रैप अप होती? क्यों नहीं हो रही? क्या बात होती है अदर? दैट आई एम अनअवेयर ऑफ इट। मेरा काम है ये बात 24, 25, 26 नवंबर से पहले आप एक कोई फार्मूला दे रहे थे जिसमें कुछ लोगों को फेस सेविंग भी मिल जाती, इमरान बाहर भी आ जाते, ये बात दुरुस्त है? नहीं, उसमें कोई फेस सेविंग किसी की कोई बात भी नहीं थी। हम एक मुल्क की सलामती के लिए ना कुछ चीज़ों को लेके चल रहे थे जिसमें खान साहब ने एग्री किया था। वो क्या चीज़ें थी? एक मुल्क की सलामती के लिए ही था। इमरान खान का उस पर इतफाक था? बिल्कुल था। 1, 2, 3 नुकात बता दें। उसमें यह था कि जी हम बेसिकली जो है ना कि नो डिस्ट्रक्टिव पॉलिटिक्स, ओनली कंस्ट्रक्टिव पॉलिटिक्स। एक हो गया, ठीक है। दूसरा ये था कि जी जो मई 9 हुआ वो नहीं होना चाहिए था। तीसरा ये था कि जी हम कोशिश करेंगे कि आज के बाद मई 9 ना हो। ठीक है। 3 आपके पॉइंट। इमरान एग्रीड? ही एग्रीड। तो फिर क्या हुआ? फिर इसके बाद जो गए हैं, एक बता दें पहले, इस पे एस्टेब्लिशमेंट भी एग्री थी और इमरान भी एग्री थी। भाई जब एक बात हो रही है ना खान साहब की, इफ ही एग्रीड सो एवरीवन एग्रीड। ठीक है, मैं कह रहा हूँ, आपको कोट करके कह रहा हूँ, मैं कोट करके आपको जवाब दे रहा हूँ। इस पे एस्टेब्लिशमेंट भी एग्रीड, बिल्कुल, और इमरान भी एग्रीड। तो फिर टूटी कैसे? टूटी यही है ना कि जो गए हैं इस चीज को फाइनलाइज करने के लिए, वो तो हमारे अपने पीटीआई के थे ना। पीटीआई के लोग थे जी। तो उन्होंने क्या किया? अब ये उनसे ये सवाल पूछना है, मैं आज तक नहीं उसका जवाब पा सका। मैंने उनसे शायद 5 से 6 दफा पूछा, कोई जवाब ही नहीं है उनके पास। आज कहाँ स्टैंड करते हैं? पाकिस्तान इंडिया की जब जंग चल रही थी उस दौरान में दोबारा एक गर्मजोशी का माहौल पैदा हुआ, फिर क्या हुआ? मैं उसकी एक बड़ी अच्छी आपको वजाहत करता हूँ, और शायद शहरयार भाई और मुसद्दक भाई भी ना इससे एग्री करेंगे। These two are politicians, I'm not a politician। ब्रीफली आपसे मैं सुनना इसलिए चाहता हूँ कि पाकिस्तानी कौम को पता चले कि बिहाइंड द सीन जो एफर्ट्स हो रही हैं वो क्यों टूट जाती हैं। मैं आपको ना एक चीज़ बताता हूँ। देखिए 2020 में नवाज शरीफ साहब लंदन में थे, उनके कुछ लीडर्स इधर थे, ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस बुलाई गई, IMF का एक इशू चल रहा है। उसी में नून लीग के जो कुछ लीडर्स थे वो अंदर आए, उन्होंने अपनी स्पेस बनानी शुरू कर दी। अनफॉर्चुनेटली वी डू नॉट हैव वन राइट लीडर हु कैन कम इन एंड ट्राई टू क्रिएट द स्पेस टू बेल खान आउट। दिस इज द डिफरेंस। और उस वक्त स्पेस बनाने के लिए नून लीग के उन लीडर्स ने जनरल बाजवा से और जनरल फैज से मुलाकात की थी और उस मीटिंग के अंदर बैठ के रास्ता खुल जाता है। अब देखिए पीटीआई को बड़ी चीज़ें भी स्पेस के लिए रिसेंटली आई हैं, मैं ज़्यादा पीछे जाना भी नहीं चाहता। जाफर एक्सप्रेस का वाक़या हुआ, आपको नहीं लगता उस वक्त हमें सबको इकट्ठा होकर एक आवाज़ बननी चाहिए थी, जैसे शहरियार भाई ने पहले कहा। अभी ये जो जंग का हुआ, हमारे जो पीटीआई वाले अपने ही थे वो कह रहे थे ये तो एक खेल हो रहा है, क्या ये बातें हमें करनी चाहिए? उसका नतीजा क्या हुआ है कि मोदी 2-4 बंदे थे जो शायद पाकिस्तान से बाहर बैठे ऐसी बातें कर रहे थे, कौम तो यूं हो गई थी, ऐसे हो गई थी। भाई कुछ लोग इधर भी थे जो मेन, मतलब शहरियार अफरीदी जैसा जज्बाती बंदा तो ये तो बॉर्डर पे जाने पे तैयार बैठा ये तो एक मुहब्बल वतन आदमी है, ये तो बॉर्डर पे जाने पे तैयार बैठा हुआ था, मुझे साथ लेके जाओ। गारंटी खुद देता हूँ, ये आदमी इतना सीधा है, इसको तो आप बोलेंगे आज पाकिस्तान के लिए अपना गला खुद काट लो, ये काट लेगा, ये वो आदमी है। तो फिर वो इमरान का रास्ता कौन काटता है? जो अपने लोग हैं, दूसरे कौन जाते हैं? आप पता करें ना, आप जर्नलिस्ट ना, मेरे से ना वो बात निकलवाएं उनके। मैं किसी का नाम नहीं लेना चाह रहा, मैं सिर्फ आपको ये कहना चाह रहा हूँ कौन लोग जाते हैं, अपने ही जाते हैं ना उनके साथ मिलने। वो क्यों इस चीज़ को सैबोटाज करते हैं? कुछ भी चीज़ आखिर आगे जानी होती है। आप इनकी बातों को इंडोर्स करते हैं जो ये बातें कह रहे हैं? अच्छा, सबसे पहले तो ये बड़ी ज़्यादती होगी। शुरू में तनवीर भाई को मैंने बड़े करीब से देखा है, ये पाकिस्तान का एक ऐसा बेटा है जो इस सिस्टम का दुत्कारा हुआ था, और सलाम है इसकी अपब्रिंगिंग को, इनके वालिदैन को। ये बाहर गए और इन्होंने एक मकसद रखा ज़हन में, प्रायोरिटी, कि मैंने वापस पाकिस्तान के रूट्स में वो खामियां जो हैं एग्जिस्ट कर रही हैं एक आम पाकिस्तानी को, इर्रिस्पेक्टिव किस सोच का क्यों ना हो,
मैंने उसका मदावा बनना है। तो मैं तो पहले बतौर एक पाकिस्तानी इनका शुक्रिया अदा करता हूँ, अदरवाइज़ वहाँ पे सेटल हो जाए जिनके वहाँ मफादात हो उनको क्या लेना देना। दूसरी चीज़ देखिए जी, कैबिनेट मीटिंग में मेरा, अली मोहम्मद ख़ान का, ज़रताज का, हम सब का हाथ उठा होता था। कुछ लोग की डिसीजन मेकर्स थे, वही बोलते थे। मैंने बारहा बात इमरान की काबीना में जब इमरान वज़ीर आज़म होते थे तो फिर जब मैं जेल में फर्स्ट टाइम गया तो मैंने इमरान भाई से, इमरान भाई आपको कहता था कि अपने घर को ठीक करें। किधर हैं वो लोग? बहुत सारे लोग अभी भी मल्टीपल चेहरे लेके खान की बुनियाद को, पीटीआई की बुनियाद को, हमें इतना नुकसान शायद किसी और ने ना पहुंचाया हो जो अपने मुनाफिक पहुंचा। मीर जाफर अंदर बैठे हुए, बिल्कुल बैठे। इमरान की जड़ें वो खोखली कर रहे, बिल्कुल इमरान को जेल से वो नहीं बाहर आने दे रहे। नहीं, ये देखें, मैं अंदर मुनाफिक हैं नंबर 1। दूसरा, खान की डीपी लगा के सोशल मीडिया पे खान का चूरन बेच के जो ये किया जा रहा है, क्या ये खान के साथ वफादारी है या खान के साथ जुल्म है? नंबर 2। नंबर 3, खुदा के लिए एक चीज़ को हमने अंडरस्टैंड करना है कि क्या पीपल्स पार्टी पीएमएलएन ने नहीं सीखा? क्या वो तमाम लोग जो माजी में तमाम सोबत और आजमाइशों से गुजरे, आज ये जो खेल खेल देख रहे हैं, उनको एहसास नहीं हो रहा? उनको नहीं पता। और तीसरी मोस्ट इंपॉर्टेंट बात मैं फिर रिपीट करूंगा, मैंने शुरू में भी कहा था, ये गारंटर का कॉन्सेप्ट नहीं होना चाहिए। इमरान खान 8/10 के डेथ सेल में 740 के करीब दिन हो गए हैं, वो वहां पे हैं, उनसे बात करें। और दूसरी चीज, ये वही इमरान खान है जब IMF की बात आई, ये वही इमरान खान है जब हिंदुस्तान की बात आई, ये वही इमरान खान है जिनका कहना है कि मेरे लिए सबसे बड़ी हस्ती और लीडर इमामुल अंबिया है। तो वो तो बिलीव करते हैं और कहते हैं मेरी जिंदगी से ज्यादा अहमियत अफवाज पाकिस्तान की है। वो कौन लोग हैं जो बेनिफिट कर रहे हैं? आपकी पार्टी के अंदर है, अंदर भी और बाहर भी। ये देखें, बंदा कौन प्लांट करता है? किधर गए वो लोग? वो लोग जो खान के पांव चूने के लिए तैयार थे, अल्लाह माफ करे, आज वो क्या क्या बाहर स्टेटमेंट दे रहे हैं। ओहदे भी मिले, सब कुछ मिले, मेरे समेत सब अल्लाह के बाद खान की बरकत से यहां पे पहुंचे। मेरा पॉइंट ये है कि वो लोग भूल गए हैं, आज वो बदनीयती कर रहे हैं, लेकिन अल्लाह हाकुमुल हाकिमीन है और मेरा ईमान है कि इमरान खान सुरखरू होगा। और ये तमाम जो साजिशें इमरान खान के लिए बनाई गई हैं, इससे इमरान खान सुरखरू होगा और अगलों को एहसास भी हो जाना चाहिए। डॉक्टर मुसद्दिक साहब, एक बात जिसके लिए आप लोग रोल अदा कर सकते हैं, तनवीर साहब ने बहुत बैकग्राउंड जो इन्फॉर्मेशन थी वो शेयर किया, जितनी मोहतात तरीके से वो कर सकते थे। शहरयार अफरीदी ने उसकी तस्दीक करते हुए बहुत सारे अपने अंदर जो पार्टी के छुपे हुए वो काले चेहरे हैं उनके ऊपर निशानदेही कर दी है। तो आप लोगों का काम है कि इन जैसे लोगों को साथ लें, इनके हाथ मजबूत करें और रास्ता निकालें ना। कौमी यकजहती तो चाहिए, आपको भी चाहिए, मुझे भी चाहिए। हम नहीं खान साहब को एंगेज करें, हमें नहीं। मैंने पहले आप सबको साथ ले जाए, उधर अडियाला चले जाए, सारों को साथ लेके चले जाए। देखिए डॉक्टर मुसद्दिक साहब, डॉक्टर मुसद्दिक से जवाब ले लें पहले। डॉक्टर मुसद्दिक, देखिए, एक तो मैं अग्री करता हूँ कि अजीब व गरीब सा सिलसिला है। बहुत सी पार्टीज़ पे मुश्किल वक्त आया, हमारी पार्टी पे भी आया, पीपल्स पार्टी पे भी आया है, मगर जो और हमारे यहाँ भी हो जाता है, इससे थोड़ी तोड़ फोड़ तो होती है, लेकिन जिस तरह का इंतशार PTI में देखने को आया है, इसकी कम मिसाल मिलती है। अभी अगर चेयरमैन साहब जो हैं PTI के, वो बात करें तो जनरल सेक्रेटरी साहब नहीं मानते। अगर जनरल सेक्रेटरी साहब और चेयरमैन साहब मान जाएं तो दोनों अली ज़फ़र साहब की बात नहीं मानते। वो दोनों अगर तीनों एक तरफ हो जाएं तो चीफ मिनिस्टर खैबर पख्तूनख्वा जो हैं वो अलहदा ही बात करते हैं। जिसको इजाज़त मिलती है अंदर जाके मुलाकात करने की, उसको बाकी सब बाहर के लोग इस्टेब्लिशमेंट का एजेंट कहना शुरू कर देते हैं। जो बाहर वाले हैं वो वफ़ादार हो जाते हैं, जो अंदर जाते हैं वो बेवफा हो जाते हैं। फिर उलट जाता है, बाहर वाले अंदर चले जाते हैं तो जो बाहर जिसकी बारी नहीं लगती वो कहते हैं कि ये उसके साथ मिले में। तो एक प्रॉब्लम तो है, लीडरशिप का फुकदान है और शक है। सबसे बड़ी बात यह है कि पार्टी के अंदर ये ऐसा नहीं है सिर्फ एतमाद की कमी है। मेरे ख्याल में शायद ये दोनों भाई मेरे
तनवीर भाई भी और शहरयार भाई भी शायद यही बात कर रहे थे। देखें क्या मुसीबत, प्रॉब्लम क्या आ रही है, दो चीज़ों की मैं समझता हूँ बड़ी प्रॉब्लम आ रही है। एक तो एतमाद नहीं किसी को किसी पे आ पा रहा, यानी जो इस्टेब्लिशमेंट के साथ रिश्ता है उसमें भी एतमाद में दरारें हैं। एक तरफ तनवीर भाई जो हैं वो बात करते हैं, जैसी भी सुलझी हुई बात करते हैं, बात को सुलझाने की कोशिश करते हैं, थोड़ी देर के बाद एक बात निकलती है कि हम कब्र तक पीछा करेंगे और फिर नाम लेके बात की जाती है, जो मायूब है। वैसे ही वज़ादारी का तकाजा नहीं है कि किसी का भी किसी दिफाई इदारे के किसी सरबराह का या लीडर का नाम लेके ये कहा जाए कि मैं कब्र तक तुम्हारा पीछा करूँगा। तो अगर ये थोड़ी सी वज़ादारी आ जाए गुफ्तगू में, अगर थोड़ा सा ठहराव आ जाए तो बात आगे बढ़ सकती है, थोड़ा सा एतमाद आ जाएगा। अगर थोड़ी सी ये डीपोलराइजेशन, लास्ट 2 मिनट्स है, तनवीर साहब से अगर राय ले लें। जी तनवीर साहब कोई रास्ता भी सुझाइए। अब आपकी जिम्मेदारी मैं इसलिए आपके कानों पर डाल रहा हूँ क्योंकि 1 साल आपने ये रोल अदा किया है, तो आप कुछ तरीका बताइए। डॉक्टर मुसद्दक जैसे जिम्मेदार शख्स हुकूमत से हमारे साथ हैं, पार्टी के एक वफादार बंदे शहरयार अफरीदी हमारे साथ हैं, रास्ता बताइए कि कैसे आगे बढ़ा। रास्ता यही है कि हमें अपने आप को ना उस माहौल में डालना है, जिस तरह मुसद्दक भाई ने बात की है ना कि हमारी जो अपनी लीडरशिप है ना वही डिवाइडेड है। मेरा एक ये मानना है कि अ लीडर इज़ नॉट अ पर्सन हु क्रिएट्स फॉलोअर्स, अ लीडर इज़ अ लीडर हु मेक्स लीडर्स, और जो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ डेलीगेट कर सके। बट अनफॉर्चुनेटली हमारी पार्टी में ना कुछ इस तरह के लीडर नहीं है जो इस इतना बड़ा जिम्मा उठा सके। आप पीटीआई को हमारी पार्टी कह रहे हैं? मैं पाकिस्तान को कह रहा हूँ। ओके ठीक है, मैं सभी के साथ कह रहे हैं, एसोसिएट कर रहे हैं खुद को। देखिए सबसे बड़ी जो बात है ना वो यही है, अगर मैं आज अंदर गया हूँ ना तो मुझे ये बोलेंगे ये तो एस्टेब्लिशमेंट कट आउट है। मैं किसके लिए गया हूँ ये नहीं सोचना, मुझे ये बोलेंगे तुझे खान ने इजाज़त दी है, लेकिन इन्होंने ये नहीं सोचना कि खान को मिलने के लिए भी मुझे किसी की इजाज़त चाहिए। एक मैं सवाल कर लूँ, 1-1.5 मिनट है, प्रोग्राम खत्म हो जाएगा। अगर आप जाके तनवीर साहब एक मुलाकात इमरान खान से करें और एक मुलाकात हमारे फील्ड मार्शल साहब से करें, तो कोई बददियानती नहीं करेंगे कि उनके कान में जाके जहर घोलें या दूसरे के कान में जहर घोलें, तो 2 पैगाम पहुँचाएँ और मामले को ख़त्म कराएं। ये तो दोस्तियाँ, ये जो इस्लामी तरीका है कि मुसलमान भाइयों में सुलह कराने का, वो तो ऐसा ही तरीका होता है भाईजान। 25 मैं इसका आपको बड़ा अच्छा जवाब देता हूँ। 25 मई को खान साहब की एक ट्वीट आती है कि जी हमने एस्टेब्लिशमेंट से बात करनी है। 26 मई को गंडापुर एक मैसेज आता है, वो खान साहब को मिल के आते हैं कि जी हम अब तहरीक शुरू करेंगे और ज़मीन गर्म करेंगे। 26 मई को अलीमा आपा का एक बयान आता है कि जी लेट्स डू गिव एंड टेक, बताओ हमें आप चाहते क्या हो, हम आपको देने के लिए तैयार है। 3 चीज़ें हैं आपके सामने, 3 डिफरेंट स्टेटमेंट्स हैं विद इन 72 आवर्स। क्या आप ये सोच सकते हैं कि हम इकट्ठे होकर, एक पार्टी जो है इकट्ठी होकर आगे जाके ना एक लाइन में कुछ कहना चाहेंगे? एक लाइन में मैं इतना कहना चाहूँगा, इसीलिए खान से बात करें, इसीलिए खान से बात करें। नंबर 1, वो चित्राली साहब को 2 अरब रुपए की ऑफर हुई थी, MNAs भी कॉम्प्रोमाइज्ड हैं, MPAs भी कॉम्प्रोमाइज्ड हैं, कोई इस पे कोई उस पे। तो इससे निकल के खान ने एक मैसेज दिया कि पार्टी में यूनिटी की जरूरत है। तो मैं अब मैसेज दे रहा हूं कि पाकिस्तान में भी यूनिटी की जरूरत है। बिल्कुल। मैं एक अगर इजाजत हो तो मैं ये कहूंगा कि इस वक्त हमें पाकिस्तानी डायस्पोरा में भी यूनिटी की जरूरत है। जो पाकिस्तानी डायस्पोरा बाहर बैठ के पाकिस्तान के खिलाफ जो भी कर रहा है ना वो नहीं करना चाहिए। खुदारा इस चीज़ को रोके। आप नहीं समझ सकते कि हमारी आने वाली नस्लों के लिए ये कितना नुकसानदेह है। तनवीर अहमद साहब, शहरयार खान अफरीदी साहब, डॉक्टर मुसद्दक मलिक साहब, सबका बहुत शुक्रिया। आज के लिए इतना इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।